नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और न्यूज क्लिक के इंडिया की बात में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं मुकुल सरल और अदिति। और जिन 3 अहम मुद्दों पर हम जा रहे हैं चर्चा करने, वे ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार हेडलाइंस बनी हुई हैं और आगे भी बने रहेंगे। ये तमाम मुद्दे, सबसे पहला सवाल वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है उससे किसको कितनी राहत मिली है, यह रहेगा हमारा पहला मुद्दा। और दूसरा मुद्दा भी जुड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। आखिर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्यों सीधा निशाना साधा सुप्रीम कोर्ट पर और कहा कि वह सुपर पार्लियामेंट हो रहा है? क्या है असली मसला इसके पीछे? और तीसरा मुद्दा है भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की स्थिति से जुड़ा हुआ। आखिर क्या वजह है कि ईडी एक बार फिर नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी यानी कांग्रेस के आला कमान पर शिकंजा कसते हुए दिखाई दे रही है? किस तरफ बढ़ेगा भारतीय लोकतंत्र? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वक्फ पर। जैसा हम जानते हैं, देश में इस समय कोहराम मचा हुआ है। मोदी सरकार जो कानून लेकर आई है उस पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा है। अनगिनत पिटीशंस गई हैं उसकी कानूनी वैधता को चैलेंज करने के लिए, और 2 दिन की जिरह हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बिना कहे हुए कुछ चीजों पर विराम लगाने के लिए सरकार को मजबूर किया है। पहले दिन की सुनवाई और दूसरे दिन की सुनवाई, यानी 16 अप्रैल की सुनवाई और 17 अप्रैल की सुनवाई में क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख कुछ बदल गया था, या फिर जो राहत मिली है वह किसके लिए कितनी राहत है? क्योंकि बड़ा दिलचस्प नजारा दिखाई दे रहा है। सरकार भी बल्ले बल्ले है और द ग्रेट हिंदू पक्ष भी बल्ले बल्ले है, और जो लोग गए थे दरवाजा खटखटाने वे सब भी फील गुड कर रहे हैं। तो ऐसा क्या मैजिक है कि सारा पक्ष फील गुड कर रहा है? इस पर बताएंगे अपना पंच मुकुल सरल। भाषा, मेरा मानना है कि कोर्ट ने भले इस मामले में कोई स्टे नहीं दिया है, लेकिन जो पॉज लगाया है वो भी मुझे लगता है कि आज के दौर में एक बड़ी बात है, एक राहत की बात है। इसके कानूनी दांवपेच कुछ भी हो, लेकिन सरकार की इंटेंशन सवालों के घेरे में है और शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे नोट किया है। अब आगे देखना होगा कि क्या होगा। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा बिल्कुल साफ मानना है कि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में जिरह हुई है वह बहुत ध्यान से देखने के लिए है, क्योंकि 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट और खास तौर से सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मौजूदा कानून में कई अहम गड़बड़ियों की तरफ इशारा किया था और उन्हें वैलिड आधार माना था कि इसके आधार पर इस पर एक स्टे दिया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के इस भाव को, अंदेशे को भांपकर जिस तरह से सरकार ने इसे प्रीएम्प्ट किया है, अगले दिन पूरा रुख सरकार का बदल गया। वह एक चिंता पैदा करने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट स्टे देने से क्यों रुक गया, और जिस तरह से 370 की सुनवाई में हमने देखा था, कहीं वही इसका भी हश्र ना हो। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा ये मानना है कि अभी ये भाजपा के लिए थोड़ा तो सेटबैक हुआ है, लेकिन जो उनकी पूरी राजनीति है, जो मुसलमानों को दबा के रखना और उनको लैंड ग्रैब करना, उसे अदालत कहां तक रोक पाएगी, मामला सड़क तक उतरेगा, ये अभी देखना बाकी है। अदिति, लेकिन जो एक चीज दिखाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं और दरवाजा खटखटाया नहीं जा सकता भारतीय लोकतंत्र में। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास ही सारे लोग पहुंचते हैं। यह मामला भी पहुंचा है, और यह मामला बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो कानून है, कानून के पीछे की जो मंशा है वो कोई छुपी हुई नहीं है। वो दरअसल मुसलमानों से उनके बुनियादी आर्थिक और धार्मिक अधिकार छीनने की है। क्या आपको लगता है कि जितनी सुनवाई अभी आगे की, अब लंबी प्रक्रिया हो गई है, अब 5 मई को सुनवाई होगी, उसके बाद फिर दिन दिए जाएंगे, फिर सुनवाई होगी, तब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी संजीव खन्ना के बाद गवई तक की भी नौबत आ सकती है इस मामले को सुनने की। तो क्या किया जा सकता है इस तरह के मामलों में? आपको क्या लगता है, रुख से जितनी सुनवाई अभी हुई है? मुझे भाषा ये लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब
एक तरफ से ये भी पता चल रहा है कि सरकार की तैयारी कितनी कमजोर थी। 6 राज्य भाजपा वाले उन्होंने भी पिटिशन किया है, लेकिन इस बार मुझे लगता है ऑपोजिशन और बाकी लोगों ने भी जिस तरह से पिटिशन किया है, और क्योंकि ये गैर संविधान में इक्वालिटी के अगेंस्ट ही जा रहा है, ये उसी के स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये मामला अदालत में तो खींचेगा। चिंता का विषय मुझे जो लग रहा है कि जिस तरह से बंगाल में हो रहा है, उस तरह से उसमें इस पे राजनीतिक रोटी जो सेकेगी भाजपा। आगे चुनाव आने वाले हैं कुछ राज्यों में, बिहार में आएगा, अगली साल आएगा, वो मेरे लिए एक चिंता का विषय है। और इसको मुझे लगता है कि अदालत को संज्ञान लेते हुए कुछ ना कुछ ठोस कदम तो उम्मीद है कि कहीं उठाएंगे। मुकुल, आपने कहा कि राहत मिली है और ये हमें दिखाई दे रहा है, शायद ये बड़ा विरला मामला है कि दोनों ही पक्षों को बड़ी राहत है। दोनों ही तरफ के पक्ष कह रहे हैं कि हम जीते हैं और हम जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुनी है, जबकि दोनों पक्ष बिल्कुल अलग अलग खड़े हुए हैं। तो ये जो एक मैजिकल सिचुएशन है, इसे कैसे आप देख रहे हैं? मैजिकल सिचुएशन इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे आपने कहा कि 16 तारीख को जो सवाल उठाए, भले 17 पर उस पर स्टे नहीं दिया, लेकिन सरकार को ये मजबूर होना पड़ा कि हम ये चीजें नहीं करने जा रहे हैं जब तक एक फाइनल डिसीजन या अगली सुनवाइयां ना हो जाएं। वही जो उन्होंने शंकाएं जताई, सीजीआई ने जताई, सुप्रीम कोर्ट ने जताई, वही आम लोगों और जो पिटीशन जो लेकर गए थे उनकी भी चिंताएं थी। और जो एक बड़ा, जो संविधान को थोड़ा सा भी समझते हैं और इस पूरी घटना को देख रहे थे, संसद में जेपीसी में भी बहस जब हो रही थी, उसके बाद भी जो सब कुछ सामने आया, उसमें वही सवाल थे जो कोर्ट ने उठाए, यानी उसमें कुछ वैलिडिटी थी जिसे लगभग संसद में नकार दिया गया। जेपीसी में नकार दिए गए सारे संशोधन, संसद में नकार दिए गए, लेकिन उन्हीं को आवाज दी सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट एक तरह से जायज तरह से उसे देख और समझ रहा है, इसलिए वो लगा। अब एकदम इतना बड़ा मामला है, संसद ने कानून पास किया है, स्टे देना वाकई में एक विरला मामला होता, एकदम अपवाद होता और एक बड़ी वो होती बात, और वो लग रहा था, इसलिए पीछे गई है सरकार भी कि हम ये करने जा रहे हैं और हमें अभी हमारी पूरी तैयारी, जिसको उन्होंने इतने दिन जेपीसी में रखा, जिसके लिए उन्होंने राय मांगी मसौदा डाल के, जिसे संसद में पास करा लिया उन्होंने 12-12 घंटे की वो करके, उसके लिए कोर्ट में उनके पास कोई तर्क नहीं था कि उसने जब पूछा कि ये क्यों, कि आप हिंदू बोर्ड में किसी मुस्लिम को रखेंगे, तो उनके पसीने छूटने लगे हैं। तो ये वाला जो मामला था, मुझे इसलिए लगता है कि इसलिए इस पक्ष को थोड़ी राहत मिली, सरकार को थोड़ा तैयारी का मौका मिला है कि वो अपनी वो बात रख सके। क्योंकि देखिए अदिति, एक चीज इसलिए मुझे लगता है कि दोनों लोग फील गुड कर रहे हैं। देखिए अदिति, एक चीज मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, सरकार बहादुर ने अभी ये कानून पारित किया, ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराना कानून हो, जेपीसी भी अभी हुई, सारा कुछ अभी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके सरकार बहादुर के नुमाइंदे कहते हैं तुषार जी कि भाई अभी हमें और तैयारी चाहिए। तो ये अपने आप में जो ये लॉजिक है, ये जो तर्क है, ये कानून की दृष्टि से तर्क भी बहुत कमजोर है कि कानून तो सरकार का है, तो सरकार को इस पे क्या काम करना है, क्योंकि ये सारे तर्क जो हैं पहले भी आ चुके हैं। तो ये एक बड़ा, मुझे तो पूरी जो प्रोसीडिंग्स थी वो देखने में बड़ी दिलचस्प लग रही थी कि ये अजीब ढंग का थ्रिलर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें मैं मुकुल जी से काफी हद तक सहमत हूँ कि सरकार को शायद थोड़ा सा टाइम दिया गया है। वो क्यों दिया गया है, बहुत ही हास्यास्पद है। जैसे 12 घंटे तक बहस चली है, पूरी जेपीसी लगी, लोगों ने अपने सजेशंस दिए हैं। आप कह रहे हैं आपके पास 70 लाख लोगों के अपील्स आए हुए हैं, ये आए हुए हैं, लिखित में है, लेकिन मुझे 1 हफ्ता चाहिए डॉक्यूमेंटेशन लाने में। मतलब ये 6 आपके राज्य हैं, उनके वकील हैं, लेकिन आपके पास कुछ कागज नहीं है दिखाने के लिए। एक लेवल पे मैजिकल है या कुछ और तैयारी, कुछ और दावपेच चलने के लिए मौका मिल रहा है, ये तो आने वाला वक्त लेकिन ये भी अच्छी बात है, मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि जिन 3 अहम बिंदुओं पे अभी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन की बहस के बाद, पहला तो ये कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। जो कानून कह रहा था कि नॉन मुस्लिम्स को उसमें शामिल किया जा सकता है, उस पर रोक लग गई है। वक्फ बाय यूजर पर भी अभी रोक लगी हुई है कि उसको आप उसके बुनियादी नेचर को आप नहीं बदल सकते हैं। और तीसरा अहम बात कि जो अभी डीएम को वहां अधिकार दिया गया था कि वह जाएगा और वह ही मास्टर हो जाएगा वक्फ संपत्ति का, उस पर भी फिलहाल रोक है। तो अभी मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र में जैसे केस चलना और केस से बरी होना एक अपवाद हो गया है, वैसे ही थोड़ी सी राहत मिलना शायद एक हमारा नया नॉर्मल हो गया है नए भारत में। हाँ, क्योंकि इस समय थोड़ी सी भी राहत मुझे लगता है, वो हवा आनी एक सांस लेने के लिए,
क्योंकि अब लगभग सारी संस्थाओं से एक तरह से विश्वास थोड़ा छीज रहा है तमाम उसमें, चाहे वो हमारा सरकार है, चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे तमाम कोर्ट के फैसले भी इस तरह से आते हैं जिसपे खुद ऊपर का कोर्ट यानी हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ऐसी हैरत जताता है जो हम लोग भी जताते हैं कि भाई ये क्या तुम कर रहे हो। जैसे हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत से बेतुके फैसले देखे। तो ऐसे में एक सही दिशा में एक थोड़ी सी डायरेक्शन देना, उस पर बात करना, मुझे लगता है कि बड़ी राहत की बात है लोकतंत्र के लिए। जी, तो अब इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा मसला है, वहां भी सुप्रीम कोर्ट केंद्र में है। देश ने देखी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज, अप्रत्याशित घटना देखी कि देश के कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर विराजमान हैं उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि देश की जो पार्लियामेंट है उसको सुपरसीड करते हुए, यानी उस पर सुपर पार्लियामेंट बनने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही और उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल की तरह डेमोक्रेटिक सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, और यह सब कुछ उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को निशाने पे लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को निशाने पे लिया जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के गवर्नर यानी राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक को एक समय सीमा में बांधने की कोशिश की थी कि अगर कोई राज्य सरकार अपने यहां से बिल पारित करती है तो उस पर आप अंततः लंबे समय तक बैठ नहीं सकते हैं, आपको जवाब उस राज्य की जनता को देना होगा। और यह 3 महीने की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में तय की थी। इतनी ज्यादा परेशानी, अदिति क्या है इस मसले पर आपका पंच? भाषा, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि उपराष्ट्रपति जो एक संवैधानिक पद पे बैठते हैं वो संविधान की ही अवमानना कर रहे हैं और खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं कि या एग्जीक्यूटिव बड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट सुप्रीम है, तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है और बिल्कुल शोभा नहीं देता उनको कि आप संवैधानिक पद में होके राज्यसभा के इंटर्न्स के सामने संविधान की अवमानना कर रहे हैं। मुकुल क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, चाहे वो वक्फ के मामले पर किरेन रिजिजू का बयान हो कोर्ट को लेकर या राज्यपाल मामले में धनखड़ जी का बयान हो, मुझे लगता है कि एक तरह की ये छुपी हुई धमकी है और ये बहुत बौखलाहट दिखा रही है कि सरकार और भाजपा किस तरह बौखला गई है और वो कोर्ट को भी अपनी तरह से चलाना चाहती है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि धनखड़ जी का यह पहला बयान नहीं है जो इस तरह का विवादित बयान है। उनका पूरा आचरण उपसभापति के तौर पर भी विवादों में रहा है, लेकिन यहां उन्होंने जिस तरह से सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन को संकट में डाला है, क्योंकि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान डिवीजन ऑफ पावर में आधारित है और उसी के तहत आर्टिकल 142 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को देख सके और अगर यह संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर विवेचना कर सके, उस पर स्टैंड ले सके। सवाल है, बौखलाहट इतनी ज्यादा धनखड़ जी की समझ से बाहर है। अदिति, जो दिखाई दे रहा है इसमें, आपने बहुत अहम सवाल कहा, बहुत अहम बिंदु आपने उठाया कि यह कह भी किसके सामने रहे हैं? आप इंटर्न्स के सामने कह रहे हैं जिनको आपको दिखाना चाहिए कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। लेकिन देखिए, उपराष्ट्रपति एक सेरेमोनियल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है लेकिन सेरेमोनियल पोस्ट है, यानी उनके पास सभा से बाहर, राज्यसभा के बाहर कोई पावर्स नहीं है, कोई इंप्लीमेंटेशन, ना एग्जीक्यूटिव की पावर है, ना जुडिशरी की पावर है, ना लेजिस्लेटिव की पावर है। लेकिन फिर वह बता रहे हैं और सीधे सीधे न्यूक्लियर मिसाइल बोल रहे हैं। ये बिल्कुल, ये शब्द का इस्तेमाल जो उन्होंने किया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये तो बहुत ही मतलब निंदनीय है। क्योंकि आप, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आप, हाँ, डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार सुप्रीम है ना। अब अगर 10-10 बिलों के ऊपर गवर्नर जो है वो बैठे हुए हैं, ऊपर से धनखड़ जी ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है वो उनको आप उस तरह से, अरे राष्ट्रपति भी तो कानून के तहत आती है ना, मतलब का पद आता है ना। तो वही मतलब मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी हो रही है कि इतनी बड़ी पोजीशन में रहते हुए
वो पूरा राज्यसभा इंटर्न्स के सामने इस तरह से कह रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल मुकुल जी जो कह रहे हैं कि ये पूरा एक वेल डिजाइंड वो है मोमेंटम बिल्ड करने का कि जुडिशरी पे किस तरह से प्रहार किया जाए। इतना ज्यादा क्यों मिर्ची लग गई सत्ता पक्ष को तमिलनाडु वाले मामले में मुकुल, कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, सुपर पार्लियामेंट, मतलब अब ये सारे शब्द, या जज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब कैसे कह सकते हैं कि जजों की कोई जवाबदेही नहीं है। देखिए, दो तरह से इसे हम देखें। एक तो सुप्रीम कोर्ट कह क्या रहा है, जैसे अदिति ने भी कहा कि भाई वो उसे याद दिला रहा है कि संविधान के तहत आपकी ड्यूटी क्या है। उसने क्या याद दिलाया राज्यपाल को या राष्ट्रपति को? आर्टिकल 200 जो बताता है कि भाई आपकी क्या ड्यूटीज हैं। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप कोई राज्य सरकार, चुनी हुई राज्य सरकार है, उसे आप काम नहीं करने देंगे तो कैसे होगा? आप उसके बिलों पर बैठ जाएंगे। कोई एक समय सीमा तो हो ना। आप हाँ कह रहे हैं, ना आप ना कह रहे हैं, ना आप स्वीकृत कर रहे हैं, ना अस्वीकृत कर रहे हैं। आप इस तरह से चीजों को टाल रहे हैं, तो काम कैसे होगा? तो सुप्रीम कोर्ट यही बता रहा है कि आप चुनी हुई सरकार को काम करने दो। जो संसद को सुपरसीड कर रहे हैं, यही तो ये विधानसभा को सुपरसीड कर रहे हैं ना राज्यपालों के जरिए। राज्यपाल एक हथियार बन गया है। इनके राज्यपाल रहते हुए भी धनखड़ जी के आपको इतिहास पता ही है किस तरह की चीजें रही हैं। उपराष्ट्रपति रहते हुए भी या सभापति रहते हुए महाभियोग की तैयारी होगी इनके खिलाफ। तो इस तरह के इनके बयान रहे हैं और इन्हें जो वो लग रहा है कि राष्ट्रपति को, ये भी राष्ट्रपति बनने की दौड़ में है दरअसल। तो इन्हें लग रहा है कि अब अगर राष्ट्रपति मैं होऊंगा तो आपने कहा कि अभी तो कोई अधिकार नहीं, फिर उनके पास कुछ अधिकार आएंगे। राज्यपाल के जरिए जो सरकारों को चलाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, ये उस पर प्रहार है। इसलिए बीजेपी बौखला गई है कि जिन राज्यों में हमारा है वहां तो चल रहा है, वहां कभी आपने कोई विवाद नहीं देखा होगा। लेकिन जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, वहां राज्यपाल एक तरह से मुख्यमंत्री का काम अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, सुपर सीएम बन रहे हैं। सुपर सीएम बन तो रहे हैं। अदिति ये बताइए कि जिस तरह से ये मामला बढ़ रहा है और जिस तरह से एक मैसेज भी गया है, क्या इसका असर सुप्रीम कोर्ट की बाकी सुनवाइयों पर भी पड़ेगा? वो मेरे लिए कहना मुश्किल है कि असर सुप्रीम कोर्ट की बाकी सुनवाइयों मैं पे इसलिए कह रही हूँ पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन कह रहे हैं उस दिन वक्फ बोर्ड पे भी सुनवाई चल रही है। नहीं, मुझे लगता है वो मुद्दा अलग है और ये मुद्दा अलग तरीके से चलेगा। लेकिन हाँ, इसका ओवरऑल एक राजनीतिक जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए कि ये सब गैर भाजपा जहाँ पे सरकारें हैं वहीं किया जा रहा है। पंजाब हो, केरल हो, इधर हो, वहाँ उत्तराखंड में यूसीसी हो, कुछ हो तो वो राष्ट्रपति जो है वो एकदम से एसेंट दे देती हैं, या बिल सरकार अगर भेजती है राज्य सरकार तो वो वहां पे बैठा रहता है। तो इस तरह की चीजें, पर उसका मुझे नहीं लगता वक्फ पे उतना असर पड़ेगा वक्फ हियरिंग में। नहीं, मुझे लगता है जिस तरह से मैंने बताया कि जैसे वक्फ पे किरण रिजिजू का बयान आया कि वो उसमें दखल नहीं देंगे, इस तरह से इस पर इनका आया, तो एक तरह से धमकाने की कोशिश तो है। अब यह है कि उसके प्रभाव में कोई कितना आता है। एक तो बहुत कम चीजें पर हम देख रहे हैं कि कोर्ट और हस्तक्षेप आ रहे हैं सामने, उसमें भी इस तरह से दबाने की कोशिश है। ये दो मामले हुए। अभी हमने देखा कि एक दिल्ली हाईकोर्ट के जज का जो पैसे जलने वाला मामला आया था, उसमें भी उस पर प्रहार की बजाय पूरी जुडिशरी पर प्रहार करने की कोशिश की बीजेपी ने। और इसमें धनखड़ जी ने भी कल सबसे आगे आके बढ़ के बोला। तो एक तरह से वो कंट्रोल में जो लेना चाह रहे हैं, जिस तरह चुनाव आयोग को कंट्रोल में लिया, उसमें सीजीआई को हटाया, इसी तरह से ये चाह रहे हैं कि जजों के चुनाव में, कॉलेजियम में उसमें दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उसका हल वो चाह रहे हैं कि वो हमारे हाथ में आ जाए। तो दरअसल जब हमारे हाथ में आ जाएगा तो सारी संस्थाएं तो एक तरह से सरेंडर कर ही रही हैं, तो वो फिर तो ये जो अभी आपको फील गुड की बात कर रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है तब संकट की स्थिति हो जाएगी। जी, तो एक बात साफ है कि जिस तरह का धनखड़ जी का स्टेटमेंट है कि वो बौखलाए हुए हैं, और ये बौखलाहट सिर्फ उनकी नहीं है, ये पूरे एस्टैब्लिशमेंट की है, पूरे सोच की है कि सुप्रीम कोर्ट इतना सब कुछ करने के बाद भी पूरी तरह से उनके कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा। अब हम चलेंगे तीसरे मुद्दे पर। तीसरा मुद्दा ऐसा सुलगता हुआ मुद्दा है जिसे लेकर क्या लंबे समय से बताया जा रहा था, और इसका कनेक्शन मैं सीधे जोड़ती हूं गुजरात में जो कांग्रेस ने अपना महाधिवेशन किया वहां से। 64 साल बाद गुजरात में कांग्रेस महाधिवेशन करती है। राहुल गांधी गुजरात में ललकारते हैं मोदी सरकार को, और ठीक उसके बाद ईडी नेशनल हेराल्ड के मामले में अपना शिकंजा कसती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर, और एक माहौल बनाया जा रहा है कि अब चार्जशीट दाखिल हो गई है और आने वाले दिनों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सवाल है कि यह क्या एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, यानी राजनीतिक रंजिश निकालने का जो तरीका है उसमें तब्दील। हम सब जानते हैं कि ईडी को कर ही दिया गया है, ईडी सहित बाकी एजेंसीज को भी कर दिया गया है। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल।
मुझे लगता है कि पूरी तरह ये घेरने की रणनीति है। इस सरकार में बीजेपी को अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो वास्तविकता में राहुल गांधी हैं, और उन्हें इस और मुद्दों पर वो घेर नहीं पा रहे। लेकिन इसके जरिए नेशनल हेराल्ड, क्योंकि एक भ्रष्टाचार, एक इस तरह के मामले हैं, उसमें वो चाह रहे हैं कि इस पर इन्हें घेर लिया जाए तो आगे का चैलेंज खत्म हो जाए। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा मानना है कि जिस तरह से गुजरात में ललकारा राहुल गांधी ने, तकरीबन उसी दिन से यह स्क्रिप्ट तय थी कि अब हम बदले की कार्रवाई में ऐसा करेंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की चार्जशीट दाखिल होना नेशनल हेराल्ड मामले में, और साथ ही साथ प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ होना। तो अब आप देखिए कि एक ही परिवार के 3 लोगों पर एक साथ हमला जिस तरह से किया गया है, उससे इस बात की आशंका बढ़ती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी कमजोर होती है तो यह चार्जशीट उसके काम आ सकती है। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा पंच ये है कि इसके पीछे 240 वाली मानसिकता जो है उससे डरे हुए हैं, और ऑपोजिशन की आवाज को दबाने, खासकर कांग्रेस की आवाज को दबाने की और शिकंजा कसने की पूरी कोशिश जारी कर रखी हुई है। पहले उनको अकाउंट स्क्वीज कर चुके हैं, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके दफ्तर भी ना रहे, क्योंकि सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। तो मुझे लगता है शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि जैसे आपने कहा है राहुल गांधी उभर के आ रहे हैं इनको टक्कर देने के लिए। अब मुकुल, आज जब हम बात कर रहे हैं 2025 में, जो तमाम एजेंसियां हैं उनका जो राजनीतिक इस्तेमाल है वो सिर्फ मीडिया के भीतर ही नहीं, गोदी मीडिया तो उस पर चर्चा नहीं करता, लेकिन अगर आप कॉमन इंडियन सिटीजन यानी आम भारतीय नागरिक से बात करें तो भी वो तकरीबन वहीं खड़ा हुआ है कि हाँ ऐसा होता है, बदले की कार्रवाई है। तो क्या ये एजेंसियां अब इसी तरह से काम करेंगी जिस तरह से अभी करती दिखाई दे रही है, कुछ बदलाव की भी उम्मीद है इसमें? नहीं, बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है, चीजें और बढ़ेंगी। अब वैसे ये बात है कि खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया, जब इस तरह की चीजें आ रही है तो जनता समझने लगी है। लेकिन दरअसल और मोर्चों पर, चाहे वो आरएसएस ने जैसे मुकदमे कर रखे हैं, सावरकर के मामले में है, राहुल गांधी काबू में नहीं आ रहे, चाहे वो अडानी अंबानी पर उनका संसद में बात उठाना हो। दरअसल अब कैसे रोका जाए, और एक इस तरह का मामला, काफी पुराना मामला है, जो सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट के सामने लेकर गए थे कि भाई कोर्ट रहेगा, ईडी रहेगी, ये रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, नेशनल हेराल्ड है, तो एक राजनीतिक एकदम से उसे माइलेज ना मिले, उन्हें फायदा ना मिले, और लोगों को लगे कि हाँ कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो गड़बड़ है उसमें। तो इस तरह से राहुल को किस तरह से डैमेज किया जाए, सोनिया गांधी को भी निशाने पे लिया, जैसे आपने कहा कि दूसरे मामलों में तमाम जमीन और उस सब के मामले में रॉबर्ट वाड्रा को निशाने पे लिया। तो एक तरह से घेरने की रणनीति है कि अगले चुनाव तक की चुनौतियां खत्म कर दी जाएं। ये एक पूरा मुझे लगता है डिजाइन है, क्योंकि बोलने वाले अकेले इस समय एक बड़े लेवल पर राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। अदिति, तो क्या दिक्कत है, पूरी तरह से भारतीय लोकतंत्र को वो विपक्ष विहीन करने की योजना बन रही है? मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि जिस समय यह सब कुछ हो रहा है उस समय बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, तेजस्वी वहां से आकर दिल्ली आते हैं, दिल्ली में भी राहुल गांधी से मिलते हैं और एक बड़े कोलिशन की तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। ईडी के मामले में हम सब जानते हैं किस तरह की गिरफ्तारियां हैं और कोर्ट कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं। मतलब आपका एक पॉलिटिकल कैरियर तो कुछ समय के लिए विराम लगेगा। हाँ बिल्कुल, वो उसमें फंसाए रखने की पूरी मंशा होती है कि बस इसी में फंसे रहें, कोर्ट हियरिंग्स में, इसमें, इससे न्यूज हेडलाइंस बनती रहें और इसी तरह उनकी, जैसे मुकुल जी ने बोला, इमेज को धक्का लगे। वरना आप बताइए, 13 साल पुराना मामला है। अब ये बिहार चुनाव से पहले आप जो है नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठा रहे हैं, हम उस पे नहीं जा रहे हैं कि करप्शन है या नहीं है, वो अदालत देखेगी। पर ये कांग्रेस की और सोनिया गांधी और राजीव गांधी, कांग्रेस के नेतृत्व का एक इमेज और उन्हें उलझाए रखने की एक पूरी साजिश है जो मुझे लग रहा है चल रही है। चुनाव को ध्यान में रखते राहुल का स्वर चेंज होगा क्या? आपको क्या लगता है, मतलब राहुल फंस जाएंगे, क्या लग रहा है? नहीं, राहुल का स्वर, में जहां तक राहुल को जितना राजनीति उनकी समझ पा रहा हूं, वो मुझे लगता है कि और तेज होगा। लेकिन मैं जो बार बार कह रहा हूं कि ये क्या होगा कि ऐसे मामलों में नहीं फंसा पाए उन्हें, राजनीतिक मामलों में, नेशनल हेराल्ड के मामले में फंसा रहे। हमने देखा भी दिल्ली में शराब घोटाले में, चाहे कोई कितना कहता रहा, पर अंततः अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा, उन पे एक डेंट लगा और लोग कहते रहे कि हाँ कुछ तो हुआ था, शराब घोटाला।
चाहे वो भले ही ज्यादा इसलिए नेशनल हेराल्ड मामले को उठाया जा रहा है और एक इस मामले में उन्हें घेरा जाएगा तो अंततः लोगों को और मामलों में उन्हें राजनीतिक वो मिल जाता है। मान लीजिए सावरकर के मुद्दे पर उन्हें सजा हो जाए या किसी मुद्दे पर उन्हें संसद से बाहर कर दिया जाए, अडानी के मुद्दे पर कोई मानहानि हो जाए, उन मुद्दों पर उन्हें लेकिन नेशनल हेराल्ड का मामला बहुत लोग को समझ में भी नहीं आता क्या मामला था, यंग इंडिया का क्या मामला था, कैसे क्या शेयर लिए, क्या दिए, कैसे बेचा, यानी कुछ पैसों का घोटाला है, कुछ है। तो ये एक मामला उठा के उन्हें एक तरह से घेरने की और उन्हें बिजी रखने की इस मामले में कोशिश है जी। और अदिति, मेरे ख्याल से आप भी ये इस बात से सहमत होंगे कि फाइनली ये कहने वाली ब्रिगेड पूरी तैयार है, ऑलरेडी शुरू ही कर दिया कि देखो ये बड़े बड़े भ्रष्टाचार की बात करता है लेकिन अपना ही भ्रष्टाचार कर रहा है। हाँ, ये तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये पहले से ही बोलते जा रहे हैं और पूरे इंडिया ब्लॉक के खिलाफ ये बोलते जा रहे हैं। जब हेमंत सोरेन का हुआ था तब भी यही बोला था। तो ये एक इंडिया मतलब सेंट्रल एजेंसीज को यूज करके एक इस तरह का इमेज बनाने का वो है। वो अरविंद केजरीवाल का वो शीश महल वाला जो पूरा चक्कर था उसमें वो हो गए, वरना इनकी तो पूरी मंशा यही है अभी। और राहुल गांधी के पीछे तो ये लगे हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी की एक आवाज, चाहे वो संसद हो चाहे कहीं हो, वो जो डरो मत वाली आवाज है ना, वो उनसे इनको मुझे लग रहा है कहीं बौखला डर लग गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखना दिलचस्प होगा कि सब कुछ करने के बाद क्या राहुल गांधी डरेंगे या उनका स्वर चेंज होगा या फिर ईडी को लेकर एक दूसरे ढंग की डिबेट राष्ट्रीय फलक पर दिखाई देगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, न्यूज़ क्लिक देखिए, इंडिया की बात देखिए और कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।